उत्पादन करने वाले किसानों को, पशुपालकों को उसका फायदा नहीं मिलता। किसानों को लाभ हुआ, आम लोगों को लाभ हुआ। सर, मुरैना जिला जो है उसको सोने का, जो पीला सोना कहा जाता है सरसों को, और सफ़ेद सोना दूध को, बहुत बड़े मात्रा में वहाँ पे उत्पादन होता है। लेकिन उत्पादन करने वाले किसानों को, पशुपालकों को उसका फ़ायदा नहीं मिलता, क्योंकि मिलावट उसमें बहुत ज़्यादा होती है। आप जब मुख्यमंत्री बने तो शुद्ध के लिए युद्ध किया था आपने, किसानों को काफ़ी फ़ायदा मिला था। उनकी खुद ज़बानी है कि कमलनाथ जी ने जब इस शुद्ध के लिए युद्ध शुरू किया था तब किसानों को फ़ायदा हुआ। लेकिन अब वही सब पुराने ढर्रे पे फिर शुरू हो गया। उस विश्वास को जीतने के लिए, उनकी उम्मीदों को जीतने के लिए क्या करेंगे आप? सब लोग जानते हैं कि मेरी क्या सोच है, मेरा क्या दृष्टिकोण है। शुद्ध के युद्ध में केवल किसानों को फायदा नहीं हुआ, हमारे दूध के किसान जो थे, दूध का भाव बढ़ा। मुझे किसान खुद कहते हैं कि हमारा दूध का भाव कितना बढ़ गया था, क्योंकि हर चीज़ में मिलावट, हर चीज़ में मिलावट थी। और ये शुद्ध के युद्ध से किसानों को लाभ हुआ, आम लोगों को लाभ हुआ। जो मिलावटी चीज़ें खाते थे और मिलावटी चीज़ों का उपयोग करते थे। केवल मिलावट की बात नहीं है, किसान को सही मूल्य मिले, सही दाम मिले, किसानों के साथ न्याय होए, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। सर, आज़ादी के 75 साल हो गए हैं। चंबल संभाग को अगर हम देखें, चाहे जौरा हो, सुमावली हो, मुरैना हो, अम्बा हो, ये सीटें, यहाँ पानी की समस्याएं, किसानों की समस्याएं, उद्योग की समस्याएं, बेरोजगारी की समस्याएं, जो समस्याएं आज़ादी के वक्त थीं, आज आज़ादी के 75 साल बाद भी हैं। लोगों के लिए उम्मीद है कि आप उनके लिए काम करेंगे, उनका विकास करेंगे, उनको पानी देंगे, उनको बिजली देंगे, सड़क देंगे, रोटी देंगे, कपड़ा, मकान, स्कूल, शिक्षा सब देंगे। आप उनकी उम्मीदों पर किस तरीके से खरे उतरेंगे? 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। 15 सालों में ग्वालियर चंबल में हमारा मालनपुर था, मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र था, बड़े धूमधाम से मालनपुर बनाया गया था। सब उद्योग बंद हो गए, केवल शराब के उद्योग चलते हैं। आज सबसे बड़ी समस्या हमारी बेरोजगारी की है, हमारे नौजवानों के भविष्य की है। यही नौजवान हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में, और अगर इनका भविष्य अंधेरे में रहे तो कैसे मध्य प्रदेश का निर्माण होगा। द्वितीय उद्योग मध्य प्रदेश में लगे नहीं 15 साल में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में उससे ज़्यादा उद्योग बंद हो गए। तो आज मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी चुनौती मध्य प्रदेश में हमारी नौजवानों की है। कैसे यहाँ निवेश आए, मध्य प्रदेश में लोगों को कैसे विश्वास होए। निवेश विश्वास पर आता है, पर अगर निवेश हम उम्मीद रखें कि कागज़ों में आ जाएगा, कागज़ों की कोई नोटिस से आ जाएगा, ये बहुत बड़ी भूल होगी। आज निवेश की आवश्यकता है, निवेश से आर्थिक गतिविधि बनती है। अगर एक उद्योग लगता है, 4-5 लोगों को फ़ायदा होता है। कोई मरम्मत का काम कर सकता है, कोई गाड़ी चला लेता है, कोई होटल खोल लेता है। आर्थिक गतिविधि मध्य प्रदेश की कैसी बनाई जाए। और ग्वालियर चंबल संभाग खास करके कृषि क्षेत्र में भी चौपट हुआ। हमारा कृषि क्षेत्र मध्य प्रदेश की करीब 70% अर्थव्यवस्था का अंग है, और कृषि क्षेत्र में अगर अर्थव्यवस्था कमज़ोर रहे तो मध्य प्रदेश कमज़ोर रहेगा। आज किराने की दुकान गांव में चलती है, जब किसानों के जेब में पैसा हो, उनके पास क्रय शक्ति हो। आज किसान का बेटा अच्छी पढ़ाई कर सकता है अगर किसान के पास पैसा हो। आज वही बेटे अच्छी कमीज़ पहन सकता है अगर किसान की जेब में पैसा हो। पर किसानों के साथ अन्याय, मध्य प्रदेश नंबर 1 किसानों की आत्महत्या में, नंबर 1 बेरोजगारी में। ये आज चुनौतियों का सामना मैंने किया जब से मैंने भार संभाला था। दिसंबर 18 को जब से मैंने भार संभाला था, ये सब चुनौतियां थी, और इसमें हमने पहल करी। हमने पहल करी कि एक नई शुरुआत करें। हमने अपनी नीति और नीयत का परिचय दिया। किसानों के कर्जा माफ़ का हमने शुरुआत किया। पहला किस्त हुआ, दूसरा किस्त चल रहा था, तीसरा किस्त जून से शुरू होना था। और अगर ये सौदे की सरकार नहीं बोलने की सरकार नहीं बनी होती तो किसानों का कर्जा अब तक माफ़ हो गया होता। हमने कहा था कि हम 2 लाख रुपए तक फसल ऋण माफ़ करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी ने इतने झूठ बोलने के बाद स्वीकार करना पड़ा मध्य प्रदेश की विधानसभा में कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ हुआ है। सर, अगर हम बढ़े अब ग्वालियर की तरफ, ग्वालियर महारानी लक्ष्मीबाई की शहादत स्थली है। ग्वालियर को एक
सबके लिए जिस तरीके से छिंदवाड़ा आज पूरे देश के सामने, मध्य प्रदेश के सामने एक उदाहरण में, एक मॉडल बनकर सामने आया है, ऐसे ही ग्वालियर को भी पूरे दुनिया भर में चर्चित है ग्वालियर शहर, इसको एक उदाहरण बनकर सामने आने चाहिए था विकास के लिए, रोजगार के लिए, इंडस्ट्री हब के लिए। वहाँ पे जेसी मिल थी, वो भी बंद हो गई। विश्वास की अगर मैं क्या बात करूँ तो मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहे हैं 28 सीटों पर, उनमें 25 सीटों पर केंद्र वहीं है ग्वालियर में। ग्वालियर में अब जनता का विश्वास उठ चुका है। उस विश्वास को वापस बनाने के लिए जो सरकार में, राजनेताओं में, अपने जनप्रतिनिधि में विश्वास होना चाहिए, उसको वापस कैसे लाएंगे सर आप? 30-40 साल पहले जब मध्य प्रदेश का नाम कोई लेता था, वो ग्वालियर का नाम लेता था। आज इंदौर का नाम लेते हैं, भोपाल का नाम लेते हैं, जबलपुर का नाम लेते हैं। ग्वालियर पिछड़ गया। ग्वालियर के ऊपर कोई ध्यान नहीं। ग्वालियर शहर की क्या पहचान है? तो आज ये बहुत बड़ी आवश्यकता है कि ग्वालियर को हम वही स्थान दें जो पहले हुआ करता था। मध्य प्रदेश की पहचान क्यों ना ग्वालियर से होए। ग्वालियर दिल्ली के पास है, ग्वालियर में जागरूकता है, ग्वालियर में पढ़े लिखे लोग हैं। तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि ग्वालियर का वही स्थान बने जो इतने साल पहले था। ग्वालियर भिंड मुरैना के पास है, हमारे औद्योगिक क्षेत्र हैं, नए उद्योग लगे। आज ग्वालियर में बेरोजगार नौजवान घूम रहे हैं। उनके भविष्य के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके व्यवसाय के लिए नए मौके बने, ये मेरा प्रयास रहेगा। सर, डबरा बहुत ही हॉट सीट में गिनी जा रही है। इमरती देवी वहाँ से लड़ रही हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेश राजे। डबरा में लोगों का कहना है कि भले विकास ना कराया जाए, लेकिन कानून व्यवस्था की यहाँ सुदृढ़ की जाए। तमाम घटनाएं हो चुकी हैं, मैं ना जिक्र नहीं करूँगा उन घटनाओं का, लेकिन लोगों का कहना है कि सर जिसकी भी सरकार आए, कानून व्यवस्था यहाँ की दुरुस्त होनी चाहिए। उनका कानून में से विश्वास उठ गया है, वो वापस विश्वास जताना चाहते हैं कानून में, लेकिन तब तक कुछ ना कुछ ऐसी घटना हो जाती है कि उनका विश्वास फिर उठ जाता है। दूसरी मांग है उन लोगों की पानी की और अस्पताल की। आपके ग्वालियर चंबल संभाग में ऐसा एक भी बड़ा अस्पताल नहीं है कि जो वहाँ मरीजों को दिल्ली जाने से रोक सके। अस्पतालों के लिए, कानून व्यवस्था के लिए और पानी की व्यवस्था के लिए आप ग्वालियर के लिए क्या करेंगे? ये प्राथमिकता होगी, ये बुनियादी बातें हैं। आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज हमारे अस्पतालों में जो अस्पताल हैं, आगे के अस्पताल तो छोड़िए, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, डॉक्टर के पास दवाई नहीं, स्कूल और कॉलेज में शिक्षक नहीं, ये तो हालात थे। इसीलिए नवंबर 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने फैसला किया था, यही ग्वालियर चंबल की जनता ने फैसला किया था कि ये भारतीय जनता पार्टी को विदा करेंगे, शिवराज सिंह को घर बिठाएंगे और कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। हमने वोटों से सरकार बनाई, वोट से सरकार बनाई, इन्होंने नोट से सरकार बनाई। ये बोली बोलकर सौदेबाजी की सरकार बनाई। ये आज आम जनता समझ रही है, ये सौदेबाजी की सरकार जो बनी है, 7 महीने में हिसाब किताब नहीं दे पा रही। उसके पहले का तो फैसला हो चुका था कि कांग्रेस ने ये सीटें जीती थी। ग्वालियर चंबल में जो मतदाताओं और मध्य प्रदेश की जनता ने फैसला किया था, उससे कांग्रेस की सरकार बनी थी। पर आज ये सरकार जो बनी है, ये आम जनता के वोट से नहीं बनी, ये नोट से बनी है। अगर हम आगे बढ़ें तो बढ़ते हैं शिवपुरी जिले की तरफ। वहाँ 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, करैरा और पोहरी। दोनों जगह जब हम गए तो बहुत ही सुंदर देखने को प्रकृति का दृश्य था, लेकिन जब हमारी नज़र प्रकृति के चारों तरफ से नीचे को झुकती थी तो वहाँ पर सर 2-2, 3-3 फीट के गड्ढे, अगर आप पैदल जाएं तब भी आप चोटिल हो सकते हैं। कारण बताते हैं लोग कि सोन चिड़िया, जो वहाँ पे सोन चिड़िया जो एक सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है, लोगों की मांग है सर इस पर लड़ाई लड़े सरकार, उसका पक्ष कमज़ोर रहता है। लोग चाहते हैं कि राज्य सरकार इसकी लड़ाई लड़े, मजबूत पक्ष रखे और यहाँ का विकास हो, पानी आए, सड़कें आए, अस्पताल आए, स्कूल आए, शिक्षा आए, सब कुछ चाहते हैं वो, लेकिन पिछले 15-20 सालों से वहाँ कुछ नहीं हो रहा। शिवपुरी, गुना और चंबल का नेतृत्व जो करते थे, जो गुलाम थे, आज उन्हें ये प्रश्न पूछना चाहिए कि हमारे विकास का क्या हुआ, आज हमारी सड़कों का क्या हुआ, हमारे अस्पतालों का क्या हुआ, हमारे स्कूल का क्या हुआ। यही ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते थे कि हमारे ये ग्वालियर चंबल क्षेत्र की जिम्मेदारी मेरी है और मैं इसमें राज करता हूँ। आज इस राज की तस्वीर शिवपुरी, गुना और पूरे ग्वालियर चंबल के सामने है। सर, अशोकनगर की तरफ बढ़ें तो अशोकनगर की एक सीट है बमौरी,
जनजातीय प्रजाति है जिनको बंजारी भी कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, वहाँ सर केंद्र सरकार जो बीजेपी है वो दावा करती है कि 2022 तक मतलब आने वाले 2 सालों में वो हर व्यक्ति को घरों में रखेंगे। लेकिन सर वहाँ अभी भी लोग कुटी के लिए रो रहे हैं। वो मांग करते हैं अधिकारियों से जाके कि सर हमारी कुटी बनवा दीजिए, आवास बनवा दीजिए, उसके लिए पैसा सेंक्शन करा दीजिए। लेकिन सर जब वो जानकारी निकालते हैं तो पता चलता है उनका पैसा निकल चुका है। कहाँ गया ये शायद अधिकारियों को भी नहीं पता होता है। कहने के लिए कि जड़ से लेकर और ऊपर फल तक हर चीज़ में वहाँ भ्रष्टाचार व्याप्त है। लोग अपने घरों के लिए रो रहे हैं। पानी और बिजली तो फिर भूल ही जाए जो सरकार के द्वारा मुहैया कराई जाती है। सर वहाँ अब तक मूलभूत सुविधाएं वो लगता ही नहीं है कि भारत का हिस्सा है वो। दावा और घोषणाएं करना कि सरकार से आम जनता तंग आ गई है। आज का मतदाता बहुत समझदार है। आज का मतदाता और 10 साल और 5 साल पहले के मतदाताओं में बहुत अंतर है। ये मतदाता आज फैसला करेगा कि वो समझ रहा है बात। ये घोषणाओं से, ये दावा करने से, ये भी दावा था कि 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार मिलेगा। ये भी दावा था 20 लाख करोड़ रुपए कोविड के बाद दिए जाएंगे। आज इस सब की जिक्र नहीं, आज इस सब की चर्चा नहीं। तो ये फैसला 3 तारीख को होगा। जब 3 तारीख को आम मतदाता बटन दबाएगा, वो मध्य प्रदेश के भविष्य का बटन दबाएगा। आज जब 3 तारीख को बटन दबाएगा, केवल एक उम्मीदवार और एक पार्टी का बटन नहीं दबाएगा, पर आगे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का बटन दबाएगा। सर शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया या तमाम बीजेपी के जो भी नेता जनसभा में जाते हैं तो सबसे पहले उनका सवाल होता है या जनता को संबोधित करते हुए कहते हैं, छाती ठोकते हुए, कि कमलनाथ जी आप 15 महीने का जनता को हिसाब दीजिए। कमलनाथ जी आप 15 महीने का हिसाब दीजिए। क्या हिसाब देंगे सर आप उनको और जनता को? मुझे हिसाब देने की आवश्यकता नहीं। जनता परिचित है। 15 महीनों में 2.5 महीने तो गए आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में। 15 महीने से 1 महीना गया सौदेबाजी में। मेरे पास 11.5 महीने थे। मैंने कर्ज माफ़ की शुरुआत करी थी, मैंने बिजली दी थी, मैंने पेंशन बढ़ाया था। ये सब चीज़ें जनता परिचित है। शिवराज जी मेरा हिसाब तो छोड़ें, अपना हिसाब दे दें। शिवराज जी अपना हिसाब दे दें। केवल झूठ बोलने, केवल एक्टिंग करने के अलावा उनको कुछ बोलने को नहीं है। इसलिए जनता का ध्यान मोड़ने का वो प्रयास कर रहे हैं। जनता का किस तरह ध्यान मोड़े कि जो असली मुद्दे हैं उनसे जनता का ध्यान हटे। सर आपने एक बात की किसान कर्ज माफ़ी की। आपकी पार्टी दावा करती कि आपने 26-27 लाख किसानों को माफ़ किया। विधानसभा सदन में भी कृषि मंत्री इस दावे को स्वीकार करते हैं। लेकिन जब जनसभाओं की बात आती है, मीडिया के सामने की बात आती है, तो वही शिवराज सिंह, वही कमल पटेल कृषि मंत्री, वही बीजेपी उस दावे को नकार देती है। क्यों? क्योंकि झूठ बोलने की आदत है। उन्होंने खुद विधानसभा में कहा है, तो उनको झूठ बोलना है। पर जिस किसान का कर्जा माफ़ हुआ है वो जानता है मेरा कर्जा माफ़ हुआ है। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ हुआ। एक किस्त चल रही थी, दूसरी किस्त खत्म होने वाली थी, तीसरी किस्त जून से शुरू होनी थी। और अगर हमारी सरकार रहती तो हर किसान का फसल ऋण माफ़ हो जाता। अभी तक जनता का विश्वास दोबारा कैसे लोकतंत्र में कैसे बनाएंगे? जनता पर मुझे पूरा विश्वास है, मतदाताओं पर मुझे पूरा विश्वास है। मतदाता अपने भविष्य को सुरक्षित रखेंगे। मतदाता की पहचान में कोई खोट नहीं है। और मुझे मध्य प्रदेश की मतदाताओं ने, जैसे उन्होंने नवंबर 18 में फैसला किया था, कौन सी चीज़ बदली है? नवंबर 18 में तो उन्होंने शिवराज सिंह जी को विदा किया था, भारतीय जनता पार्टी को घर बिठाया था। अब कौन सी चीज़ बदली है? ये बदला है कि एक सौदे की सरकार, एक बोली बोलने की सरकार, हमारे प्रजातंत्र और संविधान को कुचलने की सरकार बनी। ये क्या जनता नहीं समझ रही? जनता इसे समझ रही है। और मुझे विश्वास है कि जनता एक स्वच्छ राजनीति चाहती है। जनता अपने भविष्य को सुरक्षित रखना चाहती है और अपना भविष्य सुरक्षित रखेगी। धन्यवाद सर।